नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय समाजवाद और साम्यवाद के बारे में। हम समझेंगे रूस की क्रांति के प्रमुख कारण, कार्ल मार्क्स का जीवन और उनके सिद्धांत जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं समाजवाद और साम्यवाद क्या है। समाजवाद आधुनिक युग की देन है, अर्थात उपज है। यानी 18वीं शताब्दी में दो बड़ी क्रांतियां हुई। पहली फ्रांस की क्रांति और दूसरी औद्योगिक क्रांति। फ्रांस की क्रांति से समाज और राजनीति में बड़े बदलाव आए, जबकि औद्योगिक क्रांति से लोगों के जीवन में बहुत फर्क पड़ा। औद्योगिक क्रांति जब हुई तो बड़े बड़े कारखाने खुल गए, मालिक अमीर हो गए और मजदूर गरीब। तो मजदूर दिन रात मेहनत करते, लेकिन पैसा मालिकों के पास ही जाता। तो इससे क्या हुआ, समाज दो वर्ग में बंट गया, एक पूंजीपति वर्ग, दूसरा श्रमिक वर्ग। अब प्रश्न उठता है कि समाज में सबको बराबरी कैसे मिले। यही सोच समाजवाद के रूप में सामने आई। तो समाजवाद कहता है अगर उत्पादन सबके हो जाए तो किसी का शोषण नहीं होगा। ये किसका कहना है? समाजवाद का। समाजवाद का कहना है अगर उत्पादन सबके हो जाए तो किसी का शोषण नहीं होगा और सबको बराबरी का हक मिलेगा। तो इस प्रकार समाजवाद का पहला प्रयोग जो हुआ था वह 1827 ईस्वी में हुआ था। आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। बाद में 1917 की रूस क्रांति ने समाजवाद को असली रूप दिया और रूस दुनिया का पहला देश बना जहां समाजवादी शासन स्थापित हुआ। तो समाजवादी सोच की जड़ें बहुत पुरानी है। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि यह विचार यूनान के दार्शनिक प्लेटो ने अपनी किताब रिपब्लिक में दिया था। समाजवाद के बारे में सबसे पहले यूनान के जो दार्शनिक प्लेटो था, उन्होंने अपनी किताब रिपब्लिक में दिया था। लेकिन आधुनिक समाजवाद का असली जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है, जिसे वैज्ञानिक समाजवाद का जन्मदाता भी कहा गया है। तो आइए अब जानते हैं समाजवाद क्या है। तो समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समाज में सबके लिए आर्थिक समानता हो, उत्पादन के साधनों पर समाज का अधिकार हो और उत्पादन का मकसद लाभ नहीं बल्कि सबकी ज़रूरतें पूरी करना हो। ऐसी जो व्यवस्था होती है वह समाजवाद कहलाता है। अब साम्यवाद क्या है? तो साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा और सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है जिसमें समाज के सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। इसमें किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं होती, बल्कि उत्पादन के साधन समाज या राज्य के अधीन होते हैं। यानी कि उत्पादन का जितना भी साधन है, चाहे वो जमीन हो, कारखाने हो या मशीनें हो, वह क्या होगा? समाज या राज्य के अधीन होगा। तो ऐसी जो विचारधारा होती है वह साम्यवाद कहलाता है। अर्थात साम्यवादी व्यवस्था में अमीर और गरीब के बीच कोई भेद नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार काम करता है, अपनी आवश्यकता के अनुसार सुविधाएं प्राप्त करता है। सत्ता और संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति या वर्ग का अधिकार नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण समाज के कल्याण को ही इसका प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। किसको? तो साम्यवाद को।
तो साम्यवाद की विचारधारा को मुख्य रूप से कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने प्रस्तुत किया था और यह विचारधारा सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी? तो रूस में। यानी 1917 की जो रूसी क्रांति हुई थी उनके बाद लेनिन के नेतृत्व में साम्यवादी शासन स्थापित हुआ था। आइए अब समझते हैं पूंजीवाद क्या है। तो पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधन जैसे कि जमीन, कारखाने, धन कुछ अमीर लोगों के हाथों में होते हैं और वे लोग अपने फायदे के लिए काम करते हैं, जबकि आम जनता को उनके अधीन काम करना पड़ता है। तो ऐसी व्यवस्था क्या कहलाता है? पूंजीवादी व्यवस्था। अर्थात इस प्रणाली में यानी पूंजीवादी प्रणाली में अमीर और गरीब के बीच बहुत अंतर होता है। कुछ लोग बहुत संपन्न हो जाते हैं और बाकी लोग जरूरतों के लिए संघर्ष करते रहते हैं। तो पूंजीवादी व्यवस्था किस देश में लागू है? तो अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, इन जैसे देशों में पूंजीवादी व्यवस्था लागू है और इन देशों में लोग अपनी पूंजी लगाकर व्यापार करते हैं और लाभ कमाते हैं। तो इस प्रकार समाज कितनी धाराओं में बटा है? तो समाज दो धाराओं में बटा। पहला यूटोपियन समाजवाद, दूसरा वैज्ञानिक समाजवाद। यूटोपियन समाजवाद क्या है? तो यूटोपियन समाजवाद एक ऐसी विचारधारा थी जिसमें लोग आपसी सहयोग और प्रेम से समाज को सुधारने में विश्वास रखते थे और वे क्रांति नहीं बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से परिवर्तन चाहते थे। तो इस विचारधारा को कहते हैं यूटोपियन समाजवाद। इनके विचारक कौन कौन थे? तो सेंट साइमन, लुई ब्ला और रॉबर्ट ओवेन। अब वैज्ञानिक समाजवाद क्या है? तो वैज्ञानिक समाजवाद ऐसी विचारधारा जिनका उद्देश्य था पूंजीवादी समाज को समाप्त करके एक ऐसे समाज की स्थापना करना जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार और विकास का अवसर मिले। ऐसे विचारधारा को क्या कहा गया है? वैज्ञानिक समाजवाद। अर्थात वैज्ञानिक समाजवाद के विचार का जनक कौन था? तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स। इन्होंने ही वैज्ञानिक समाजवाद को प्रस्तुत किया। अब जानते हैं सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। तो समाज का वह वर्ग जिसमें किसान, मजदूर और आम गरीब लोग शामिल होते हैं, तो ऐसे वर्ग क्या कहलाता है? सर्वहारा वर्ग कहलाता है। अर्थात इन लोगों का अर्थात सर्वहारा वर्ग का जो उत्पादन का साधन होता है उन पर कोई अधिकार नहीं होता। वे दूसरों के अधीन काम करते हैं, इसलिए उन्हें शोषित वर्ग या मजदूर वर्ग या सर्वहारा वर्ग कहा गया है। औद्योगिक क्रांति के समय यूरोप में चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली। मशीनों के आने से उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन मजदूरों की हालत जो थी वह बहुत खराब हो गई, क्योंकि मजदूर दिन रात मेहनत करते थे लेकिन उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती थी। यहाँ तक कि कई बार उन्हें भूखे मरने की नौबत भी आ जाती थी मजदूरों को। तो उन्हें अपने अधिकारों की बात करने या कोई संगठन बनाने की भी आज़ादी नहीं थी। तो जिसके कारण इस समय समाज दो हिस्सों में बंट चुका था। पहला था पूंजीपति वर्ग जिनके पास फैक्ट्रियां और पैसा था। दूसरा वर्ग था श्रमिक वर्ग जो बस अपनी मेहनत बेचकर गुजारा करता था।
अब ऐसे हालात में कुछ महान विचारक और समाज सुधारक सामने आए। इनमें सेंट साइमन, फोरियर, लुई ब्ला, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स और एंगल्स जैसे नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिन्होंने समाज को सुधारने में अपना अहम योगदान दिया। इन लोगों ने मजदूरों के हक में आवाज़ उठाई और एक नई सोच दी। कौन सी सोच? तो समाजवाद। इन विचारों ने कहा कि समाज में अमीरी गरीबी की खाई खत्म होनी चाहिए और हर इंसान को समान अधिकार और समान अवसर मिलना चाहिए। तो इस प्रकार समाज दो चरणों में बटा है। पहला मार्क्स से पहले का समाजवाद और दूसरा मार्क्स के बाद का समाजवाद। यूटोपियन समाजवादियों के विचार क्या थे? तो यूटोपियन समाजवादियों की दृष्टि जो थी आदर्शवादी थी, जिनमें प्रमुख विचारक थे सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवेन, लुई ब्लॉफ। इनके क्या विचार थे कि यूटोपियन समाजवादियों का उद्देश्य पूंजी और श्रम के बीच संबंध सुधारना था। अमीरी और गरीबी के बीच का जो खाई है उनको सुधारने का इनका मुख्य उद्देश्य था। हालांकि उनके प्रयास विफल रहे। किनके? जो समाजवादी यूटोपियन समाजवादी थे, इनके विचार विफल रहे, लेकिन उनकी विफलता से प्रेरित होकर कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद की स्थापना की। तो आइए जानते हैं कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांत के बारे में। तो कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता हेनरी मार्क्स एक प्रसिद्ध वकील थे। कार्ल मार्क्स ने बोन और बर्लिन विश्वविद्यालय में विधि अर्थात लॉ की शिक्षा प्राप्त की। पुनः 1843 में उन्होंने जैनी से विवाह किया। फिर 1844 में पेरिस में उनकी मुलाकात फ्रेडरिक एंजल्स से हुई। एंजल्स के विचारों से प्रभावित होकर मार्क्स ने अपने जीवन का शेष भाग लेखन और समाज सुधार कार्य में लगाया। 1848 में उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित किया और इसमें उन्होंने पूंजीवाद के विरोध में मजदूरों को संगठित होने का आह्वान किया। फिर 1849 में पेरिस से निर्वासित होकर यानी निकाल दिया गया और वहाँ से वह कहाँ चला गया? लंदन। वहाँ उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल लिखी, जिसमें उन्होंने पूंजीवादी समाज का गंभीर विश्लेषण किया। इस प्रकार मार्क्स ने अपने सिद्धांत को लागू करने के लिए मजदूर आंदोलन को संगठित करने का प्रयास किया, लेकिन उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण 1883 में निधन हो गया। तो कार्ल मार्क्स के कुछ सिद्धांत थे। उन सिद्धांतों में है पहला सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, दूसरा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, तीसरा इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, चौथा मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, पांचवा राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना। ये कार्ल मार्क्स के प्रमुख सिद्धांत थे। आगे प्रश्न है 1917 की रूसी क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे? या इन्हीं प्रश्न को ऐसे भी कहा जा सकता है 1917 के बोल्शेविक क्रांति के कारण का वर्णन करें। तो 1917 की जो रूस की क्रांति हुई थी, उनका प्रमुख कारण था जार की निरंकुशता और अयोग्य शासन। यानी रूस के सम्राट जार निकोलस द्वितीय अंधविश्वासी और अयोग्य था। वह अपने आदेश को ही कानून मानते थे, अर्थात उनका आदेश ही
कानून था। उनके गलत सलाहकारों की वजह से रूस में कठोर कानून बनते गए और लोगों में असंतोष फैलता गया, जो 1917 के रूस की क्रांति का कारण बना। दूसरा प्रमुख कारण था किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति। तो रूस में अधिकांश लोग किसान थे, लेकिन उनकी हालत इतनी खराब थी, सामंती व्यवस्था की वजह से किसान बंधुआ मजदूर बन गए थे। मजदूरों की भी हालत ऐसी थी कि उन्हें ज़्यादा काम करना पड़ता और मजदूरी बहुत कम मिलती थी, जो 1917 की रूसी क्रांति का कारण बना। तीसरा प्रमुख कारण है, जो तत्कालिक कारण कहलाता है, युद्ध और आर्थिक संकट। तो 1917 की क्रांति का तुरंत कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की लगातार हार और आर्थिक संकट था। सैनिकों के पास अच्छे हथियार नहीं थे, जिनके कारण एक छोटे से देश जापान से रूस की हार हो गई और रोजमर्रा की चीज़ों के दाम भी बढ़ गए। तो इससे क्या हुआ, जनता और सैनिकों में असंतोष बढ़ गया, जो रूसी क्रांति का कारण बना। रविवार क्या है? तो 1904 और 5 में रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें रूस को छोटे से देश जापान से पराजय मिली और इस हार से रूस में क्या हुआ, निराशा फैल गई और लोगों ने इसे राष्ट्रीय अपमान माना, जिसके फलस्वरूप 1905 ईस्वी में रूस में क्रांति का वातावरण बनने लगा। रूस का राजा जार सेंट पीटर्सबर्ग में रहता था। 9 जनवरी 1905 को मजदूरों और आम नागरिकों ने अपनी मांगों को लेकर एक आवेदन पत्र तैयार किया और लगभग 2 लाख की भीड़ उस पत्र को जार तक पहुंचाने के लिए महल के सामने एकत्रित हुई। जब लोग इकट्ठे हुए तो लोगों का नारा था, हमें रोटी दो। ये उनका नारा था वहाँ भीड़ में इकट्ठे लोगों का। लेकिन जार के सैनिकों ने इन निहत्थे नागरिकों पर गोलियां चला दी, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए और कई घायल हुए। तो चूंकि यह घटना रविवार के दिन घटी, इसलिए इतिहास में इसे खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। अब अगला प्रश्न है, अक्टूबर या बोल्शेविक क्रांति क्या है? तो 1917 की क्रांति में रूस में रोमनोव राजवंश और जार का शासन समाप्त हो गया। जब 1917 की क्रांति हुई तो रूस का राजा जार का शासन समाप्त हो गया। इसके बाद सत्ता अस्थायी सरकार यानी केरेंस्की के हाथ में आई, लेकिन उसने अपने वादे पूरे नहीं किए। किसान और मजदूर की स्थिति पहले जैसे ही रही। इसी समय लेनिन, जो साम्यवादी विचारों के कारण पहले देश से निकाल दिया गया था, अर्थात निर्वासित हो गया था, उसे स्विट्जरलैंड से जर्मनी की सहायता से रूस लौटा, अर्थात उसे रूस लाया गया। उसने ट्राटस्की के साथ मिलकर केरेंस्की की सरकार को गिराने की योजना बनाई। 7 नवंबर 1917 यानी पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार वह दिन था 25 अक्टूबर का। तो इस दिन बोल्शेविकों ने जनता की सहायता से पेट्रोग्राद अर्थात सेंट पीटर्सबर्ग के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर और टेलीफोन केंद्र पर अधिकार कर लिया, जिससे क्या हुआ, केरेंस्की की जो सरकार थी वह भाग गई और सत्ता किसके हाथों में आ गई?
तो बोल्शेविक दल के हाथों में आ गई, जिनके नेता कौन बना? लेनिन। तो इस प्रकार सत्ता मजदूरों के हाथ में तो आ गई। तो इसी घटना को क्या कहते हैं? अक्टूबर या बोल्शेविक क्रांति। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।